कहानी को रोचक बनाने के लिए लेखक को अपने गैर काल्पनिक कथा वस्तु में कल्पना का भी समावेश करना ही पड़ता है। शायद यह आवश्यक भी है। अर्थात अलौकिक कहानी को पठनीय बनाने के लिए लौकिक तत्वों का प्रयोग करना ही होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परवेंद्र दहिया इनसाइड टॉक्स पर पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में पुनः डॉक्टर के.डी. कौशिक जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं। अनेकों सैकड़ों कहानियां वे लिख चुके हैं, जीवन, लोगों के जीवन पर, उनके मार्मिक जीवन पर, और जो वे घटनाएं देखते हैं अपने परिवेश में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, उन सभी से रिलेटेड वे कहानियों को उकेरते हैं और अपनी कहानियों को वे इस तरह से चित्रांकित करते हैं, लिखते हैं, लोगों को मंत्र मुग्ध कर देती है, पढ़ने को विवश कर देती है। पुनः आज हम साहित्य के विषय में और उनकी एक विशेष कहानी और दारू की जीत हो गई, जो कि आज के समाज में बड़े ही बुराई का विषय बना हुआ है। उससे कई सैकड़ों और लाखों व्यक्तियों का जीवन समाप्त हो चुका है। मैं आज इस कहानी के विषय में डॉक्टर के.डी. कौशिक जी से सवाल जवाब करेंगे और उनसे कहानी का विवरण पूछेंगे। मैं डॉक्टर के.डी. कौशिक जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर परवेंद्र दहिया जी को नमस्कार करता हूं और उनका धन्यवाद अदा करता हूं। आज जिस कहानी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और दारू की जीत हो गई, यह भी एक वास्तविक घटना है और जड़ौदे की ही घटना है। मैं उस पर चर्चा करूंगा। मेरी कहानी का जो नायक है, मुख्य पात्र है, वो मोनू है और वो शराब पीता है। कुंवारा है, शादी करने के लिए तैयारी चल रही है। बाप का नाम राजकुमार है। ये दो चीज तो मैं सच बोल रहा हूं, बाकी सब अब कल्पना के माध्यम से वो पात्र अलग अलग रहेंगे। मोनू की उम्र 23-24 साल की थी। माँ बाप ने, परिवार ने मिलकर शादी की, बात तय कर दी कि अब इसकी शादी हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन आ नहीं सका, वो बदलाव आ नहीं सका, वो शराब छोड़ नहीं सका। खैर, कुल मिलाकर समाज का दायित्व है कि उसका एक विवाह संस्कार हो। वो राजकुमार के माध्यम से, उसके परिवार के माध्यम से, कुटुंब के माध्यम से शादी कर दी गई और उसके घर में आरती नामक उसके धर्म पत्नी प्रवेश कर चुकी है। लेकिन अभी भी उस मोनू नाम की जो प्रवृत्ति है शराब पीने की, वो जो की तो है। अब परिवार के साथ साथ उसकी जो धर्म पत्नी है वो भी दुखी है। उस आरती नामक पात्र ने मोनू के साथ में 2 दिन गुजारे, 4 दिन गुजारे, महीना गुजारा, 2 महीने गुजारे, 3 महीने का समय निकाल दिया और उसने भरसक प्रयत्न किया कि मेरा पति शराब से अलग हो जाए, शराब छोड़ दे, शराब को भूल जाए। लेकिन यह हो नहीं सका। कुल मिलाकर आरती अपनी सासू मां से भी गुजारिश कर रही है, अपने ससुर जी से भी विनती कर रही है कि देखिए, मेरा तो ये जीवन साथी है, आपका बेटा है, आपके परिवार का भविष्य है, इसको इसे समझाइएगा और शराब से वंचित कीजिएगा। लेकिन नहीं, वो उससे अलग नहीं हो सका। मोनू बहुत अच्छा वेल्डिंग का मिस्त्री हुआ करता था, बड़ा परिश्रमी, बड़ा मेहनती, बड़ा सज्जन हुआ करता था। लेकिन उसके चरित्र में, उसके जिंदगी में इस मदिरा ने, इस शराब ने, इस दारू ने ऐसा दाग लगा दिया कि वो उसकी जिंदगी ही अर्थहीन होकर रह गई। खैर, आरती हर रोज कोशिश कर रही है कि मेरा जीवन साथी पथहीन हो चुका था, अब वो अच्छे रास्ते पर आ जाए। लेकिन उसका हर प्रयास असफल होता जा रहा है। एक रोज होता क्या है कि आरती
अपनी सासू माँ से, अपने ससुर जी से, दोनों माता पिता तुल्य हैं, उनसे इस बात की चर्चा करती है कि मम्मी जी और पापा जी देख लीजिए, 3 महीने का संघर्ष मैंने किया है, लेकिन मोनू ने शराब को छोड़ा नहीं है। लेकिन मेरे पास में एक उपाय है, एक उपचार है, फिर मैं उस उपचार का भी प्रयोग कर सकती हूं। आरती के ये सब सुनकर उसका पति मोनू भी खामोश रह गया, सास भी खामोश रह गई और ससुर राजकुमार भी खामोश रह गया। ये आज आरती ने क्या कह दिया। खैर, दिनचर्या चलती रही। वो कभी वेल्डिंग के काम पर चला जाता था, कभी मजदूरी के लिए चला जाता था। बिल्कुल लोअर क्लास के आदमी हैं, बहुत मजदूरी करते हैं और अपना जीवन का निर्वहन करते हैं। लेकिन आरती के इन प्रयासों को भी मोनू ने धूल में उड़ा दिया। अंत में एक दिन होता क्या है कि आरती ने सोच लिया है कि आज मैं उस तत्व का वह उपचार प्रयोग करूंगी जिसका कि शायद इस परिवार को आवश्यकता है या इस मेरे धर्मपति मोनू को जरूरत है। मैं उसका प्रयोग करूंगी। संध्या का समय था। मोनू नल की गाड़ने की मजदूरी कर आया था। मकान की दहलीज पर खड़ा है। आरती की निगाह सड़क के पर पहुंचती है तो उसका जीवन साथी खड़ा है और उसके कपड़ों पर ऐसा मिट्टी गारा लिपटा पड़ा है जैसे किसी चित्रकार ने, किसी मूर्तिकार ने कोई मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी हो। उसकी शिकायत करने के लिए, उसका परिचय देने के लिए, उसकी बात को बतलाने के लिए आरती ने मोनू को देखने के बाद अंदर घर में चली गई और अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी आइए, बाहर आइए और आज अपने बेटे मोनू को देख लीजिए। खैर, आरती की सासू माँ और ससुर दोनों बाहर निकले तो देखते क्या है कि मोनू की सूरत शक्ल इतनी बिगड़ी हुई है गारे मिट्टी में, वो पहचान में नहीं आ सका है। खैर, कोई बात नहीं। मोनू की माँ और मोनू के पिताजी सड़क से नीचे उतरते हैं, मोनू को पकड़कर अंदर ले आते हैं। अंदर लाने के बाद में उसे चारपाई पर बैठा ले जाता है। यह अंतिम पक्ष है इस कहानी का। कहते हैं तो स्नान कर लीजिए मोनू, साफ सुथरा हो जाएगा, फिर खाना खा लेना। इसके लिए उसमें शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी, शक्ति नहीं थी कि वो स्नान भी कर ले। लेकिन मोनू की धर्म पत्नी आरती तुरंत एक बाल्टी लेकर हैंडपंप पर पहुंच जाती है और वहां से बाल्टी भरती है और बाथरूम में ले जाकर वो मोनू को स्नान कराती है। स्नान कराती है, उसको फिर चारपाई पर बैठा देती है। रात हो चुकी थी, भोजन का समय था। मोनू सुबह का निकला हुआ था, भूखा होगा, निश्चित रूप से भूखा होगा, लेकिन मदिरा उसके भीतर भरी पड़ी थी। शरीर उसका बिल्कुल अर्थहीन हुआ बना पड़ा था, क्रियाहीन बना पड़ा था। इसके बावजूद भी आरती अपने रसोई घर में पहुंचती है, वहां से एक थाली में भोजन लगाकर लाती है और वो मोनू के पास पहुंच जाती है कि लो, अब आपने स्नान कर लिया है, अब आप साफ सुथरे हो गए हैं, आप खाना खा लीजिए। माँ भी पास बैठी है, पिताजी भी पास बैठे हैं और फिर वास्तव में मोनू ने खाना भी खा लिया। चूंकि पेट रोटी मांगता है, पेट भोजन मांगता है। तब उसके बाद में अब
सब कुछ सामान्य हो चुका था। अब आरती अपने घर के अंदर पहुंचती है और वहां से वो एक बक्से में, एक संदूक में कुछ कपड़े रखती है। उन कपड़ों को लेकर वो वहां चली आती है जहां मोनू बैठा हुआ था, जिस चारपाई के ऊपर। वहीं उसकी सासू माँ बैठी हुई थी, वहीं उसके ससुर जी बैठे हुए थे। अब ये अंतिम पक्ष है इस कहानी का। आरती ने बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ कहा कि मम्मी जी और पापा जी, आज वह दिन आ गया है कि मेरे पास जो औषधि थी, जो उपचार था, मैं उसका प्रयोग कर रही हूं। कि कुछ महीने पहले मैंने आपसे कहा था कि यद्यपि आपका बेटा आपसे नहीं सुधर सका, तो फिर मैं अंतिम रूप में मैं देख लूंगी। एक भी आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था, केवल आरती के संवाद सुन रहा था, आरती के शब्दों को सुनकर खामोश था। अब उसकी सासू माँ ने पूछा कि आरती, इस संदूक में क्या है? कि माँ जी, संदूक को खोलकर देख लीजिए क्या है। लेकिन नहीं, तू ही बतला दे। नहीं माँ जी, आज तो आपको मेरा संदूक खोलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा इसमें क्या है। तुरंत आरती ने संदूक खोल दिया। उसमें दो कपड़े उसके पहनने के थे, आरती के पहनने के थे। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि मम्मी जी, आप मेरी सासू माँ है, इसमें ये और देख लीजिए, इस संदूक में कोई कपड़ा आपके घर का तो नहीं है, कोई आभूषण तो नहीं है, कोई कीमती वस्तु तो नहीं है, क्योंकि इस संदूक को आज मैं लेकर जा रही हूं और ये मेरा अंतिम उपचार है। मैं बहुत सहन किया, मैंने बहुत कुछ देखा, बड़े कष्ट भोगे, बड़ी पीड़ाएं देखी इस घर के अंदर, लेकिन अब मुझसे सब कुछ ऐसे नहीं हो गया है। मेरे मायके में मेरी माँ भी है, अभी मेरे पिताजी भी हैं, और मेरे मायके में दो मेरे बड़े भाई भी हैं। अब मैं आपकी इस जड़ौदा गांव से जा रही हूं। आपका बेटा आपके पास में बैठा है, स्नान कर चुका है, भोजन कर चुका है और चारपाई पर लेटकर बैठकर आराम कर रहा है। और अब मैं आपको अलविदा कह रही हूं। बस उसी क्षण आरती ने वो कपड़ों से भरा हुआ, रखा हुआ संदूक उठा लिया है और वो दहलीज से बाहर निकल गई है। घर से बाहर निकलने के बाद न तो आरती की सासू माँ ने कुछ कहा, न ससुर जी ने टोका टाकी की, लेकिन आरती घर से बाहर निकल गई और सड़क पर जा पहुंची। वैसे आरती की सासू माँ, ससुर जी बाहर तक आए, लेकिन मोनू नहीं आया। वो जो का तो चारपाई पर लेटर बैठा आराम कर रहा है। और बस अब आरती ने हाथ हिलाकर कह दिया कि अब मेरी यहां से विदाई है, अब मैं जा रही हूं। कुल मिलाकर मैं लेखक हूं, मैं कहानीकार हूं, मैंने ये कहानी लिखी है कि नहीं, मैं किसी को कोई कष्ट नहीं दूंगी, कोई पीड़ा नहीं दूंगी। 3 महीने तक मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ भोगा। अब मुझसे नहीं देखा जा रहा है, सहन शक्ति मेरी समाप्त हो गई है। और वो जो दारू पीने वाला एक मनुष्य अंदर लेटा हुआ है, उसकी जीत हो गई, अर्थात दारू की जीत हो गई। और इतना करने के बाद आरती उस सड़क पर, उस गली में अंधेरे में ओझल हो गई। जैसे आप ये सत्य पर आधारित कहानियां लिखते हैं, जी जी जी। तो कहीं ना कहीं उसका एक आंतरिक अनुभव भी मनुष्य को, जो लेखक है, उसे महसूस होता होगा। जो पीड़ा है, जो उसकी पीड़ा है, जो पात्र की है, वो भी कहीं ना कहीं लेखक को महसूस होती होगी। इस विषय में आपकी क्या? डॉक्टर साहब, इस समाज के अंदर जहां तक मैं अपना व्यक्तिगत बात करता हूं,
जब तक कोई घटनाक्रम मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में चोट नहीं पहुंचाएगा, कोई जख्म पैदा नहीं करेगा, कोई चीज चमक पैदा नहीं होगी, कोई टीस नहीं उठेगी, तब तक हमारी कलम उठती नहीं है। लेकिन जब जब ये सब चीजें पैदा हो जाती हैं, तब हम एकांत में पहुंच जाते हैं और हमारे हाथ में कागज, कलम और रोशनाई होती है। हम वो सब घटनाक्रम, वो सब बातें जो हम देखते हैं, भोगते हैं, हम लिखने के लिए विवश हो जाते हैं। मैंने ये कहानी के पात्र देखे, परिवार देखा, उसका परिवेश देखा, तदुपरांत उसका खूब अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। इसके पात्र मोनू से मिला, मोनू के पिताजी से मिला, गुपचुप बातें की, लेकिन कल्पना के धागों से फिर मैंने ये कहानी लिखी है, यथार्थ है। मैं क्या, मेरे ख्याल से मैं तो अनुमान लगा सकता हूं, कोई भी साहित्यकार होगा, कोई भी कहानीकार होगा, कोई भी उपन्यासकार होगा, जब तक ऐसी चोट नहीं लगेगी हम लिख भी नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे तो भीतर बहुत जख्म है, बहुत पीड़ाएं हैं। इसीलिए जब भी कहीं ऐसी घटना देखता हूं तो जरूर लिखता हूं। क्या ये सभी लेखकों के साथ होता है? निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा कि कोई भी साहित्यकार बड़ा संवेदनशील होता है, बड़ा भावुक होता है, वो उसे सहन नहीं कर सकता। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं तो खूब आंसू बहाता हूं, खूब रोता हूं, खूब खामोश रहता हूं, बहुत चुप रहता हूं, फिर उसके बाद में कलम उठाता हूं और कहानियां लिखता हूं। उकेरते हैं, फिर तो कहानियां बोलती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब पाठक पढ़ेंगे तो इसमें उनका निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि मनोरंजन भी होगा, एक जिज्ञासा भी होगी, रुचि भी बनेगी, रोचकता भी मैं डालता हूं कल्पना के माध्यम से, और यथार्थ तो है ही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप कहानियां लिखते हैं तो जो उनके रियल पात्र होते हैं तो उनसे सभी से मिलना होता होगा, उनकी कहानी को जानने के लिए, समझने के लिए। कुछ समाज के जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं उनसे भी वार्तालाप करते होंगे। डॉक्टर साहब, बड़ा खूबसूरत सवाल करा आपने मुझसे। मैं ऐसा ही करता हूं, बड़ा गुपचुप रह के करता हूं, बड़ा गुपचुप। किसी को इस बात का आभास भी नहीं हो पाता, भनक भी नहीं लग पाती कि मैं किससे बात कर रहा हूं, क्यों बात कर रहा हूं, और मैं उससे बातें सब कुछ निकाल लेता हूं। निकालने के बाद अपने ब्रेन बैंक में रख लेता हूं, और जब एकांत होता है, तन्हाई होती है, तब आंसू टपकते रहते हैं, मेरी रूह रोती रहती है, और मैं शब्दों के माध्यम से अपनी कहानी लिखता रहता हूं। अच्छा, जैसे रियल कहानी है, सत्य पर आधारित कहानी है, तो कुछ ना कुछ उसमें काल्पनिक चीजों को एक समावेश किया जाता होगा। जी हाँ, जैसे कि हम सब लोग मेकअप करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, दर्पण देखते हैं, जैसे औरतें श्रृंगार करती हैं, उसी तरह से हर एक लेखक को, हर साहित्यकार को, हर कहानीकार को कल्पना के का सहारा तो लेना ही पड़ता है, उसको रोचक बनाने। जी जी जी। इसमें ये जो कहानी मैंने लिखी है, और दारू की जीत हो गई, बहुत सहज सरल शब्दों का प्रयोग किया है मैंने। यद्यपि गांव जड़ौदा का क्या कोई भी पाठक जब इसको पढ़ेगा, बहुत सहजता के साथ इसको पढ़ लेगा, बहुत सहजता के साथ इसको स्वीकार कर लेगा, आनंद की अनुभूति होगी मेरे पाठक को। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है, जब मैं भी पहले भी या जब भी कहानी पढ़ते हैं, जो पाठक है तो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि वे जो पात्र हैं वो इर्द गिर्द उन्हीं में ही समाहित रहता है, उन्हीं के बीच के पात्र हैं।
और ऐसी कल्पनाओं में खो जाता है। मतलब मुझे तो लगता है कि मैं कल्पनाओं में खो जाता हूँ, जैसे मैं उसी का ही एक हिस्सा हूँ। एक जैसे फ़िल्म मूवी चल रही है, वो मेरे बिल्कुल पढ़ते-पढ़ते ऐसे लगता है कि कल्पनाओं में मैं उस मूवी को देख रहा हूँ। क्या ये सभी के साथ होता है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर परमेंद्र दहिया जी, मैं धन्यवाद कह रहा हूं, पुनः धन्यवाद कह रहा हूं आपको। यद्यपि कोई कहानी पढ़ते हुए ऐसा होता है जैसा आपके साथ होता है, तो ये लेखक की जीत है। जी, लेखन का को उसकी इसका श्रेय जाता है। लेखक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की है, ऐसा सिनेरियो दिया है, ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया है कि पाठक खो गया। पाठक भूल गया कि मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, वो उसी में समाहित हो गया। ये तो लेखक की भाषा और शैली। तो मैं अंत में डॉक्टर के डी कौशिक जी से आग्रह करूँगा कि पाठकों के लिए वे क्या संदेश देना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत कुछ बातें मैंने कह दी हैं। मैं तो ये चाहता हूं, या मेरी अभिलाषा रहती है कि मेरा कभी भी एक दृष्टिकोण नहीं रहा है कि मैं किसी की बात को उछालूं, किसी की तरफ उंगली उठाऊं या कोई दोष प्रमाणित करूं। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। लेकिन जब कोई दोष असहनीय हो जाता है मेरे लिए, तो मैं उसे उजागर करना चाहता हूं, ताकि जैसे कि मेरा एक पात्र है इसके अंदर, और दारू की जीत हो गई, मैं मौन हूं, ऐसा कोई शराबी दोबारा इस समाज में पैदा ना हो। जैसी कठिनाइयां, जैसे कष्ट मेरे पात्र आरती ने भोगे हैं, ऐसी कोई औरत दोबारा पीड़ा ना भोगे। मेरा यही प्रयास रहता है। मैं समझता हूं यही सबसे अच्छी शिक्षा मैं दे सकता हूं समाज को और पाठकों को। तो प्रत्येक कहानी के पीछे कुछ न कुछ संदेश छिपा रहता है। निश्चित डॉक्टर साहब, अगर किसी कहानी में कोई शिक्षा नहीं है, कोई संदेश नहीं है, तो वो कहानी अर्थहीन है। मेरी हर कहानी के अंदर, सैकड़ों कहानियों के अंदर ये सब चीज छुपी हुई है, बल्कि मैंने खूब खोल खोल के उजागर कर करके लिखी है। सबसे पहले तो मैं कुछ शब्द इस तरह के कहना चाहता हूं जो साहित्य से संबंधित हैं। यहां इस समाज में मैं जो कुछ भी देखता हूं, जो कुछ भी भोगता हूं, मैं उसी ही घटनाक्रम को अपनी कहानी की आधारशिला बना लेता हूं। अर्थात मेरी कहानी की बुनियाद में एक शुद्ध यथार्थ होता है। वैसे एक बात मैं स्पष्ट रूप से भी कह सकता हूं कि कोई भी कल्पना यथार्थ के बिना एक भी सांस नहीं ले सकती है। यह भी स्पष्ट है कि इस धरातल पर साहित्य के नाम पर दो ही तत्व हैं, एक काल्पनिक और एक गैर काल्पनिक। कल्पना के पक्ष में भी कोई एक पक्ष अपना अस्तित्व कायम रखते हैं, लेकिन यदि गैर काल्पनिक की बात की जाए तो वहां केवल और केवल प्रथमतः और अंतिमतः एक ही तत्व है, और वह है यथार्थ। कल्पना का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है, अर्थात जो रचनाएं पूरी तरह से मनगढ़ंत होती है। दूसरी तरफ गैर काल्पनिक रचनाएं वास्तविक घटनाओं, तथ्यों और जीवित समाज के लोगों की जिंदगी पर आधारित होती हैं। मैं यहां बड़े विश्वास के साथ यह भी कह सकता हूं कि यथार्थ पर आधारित कहानियां भी पाठक का मनोरंजन भी करती हैं, पाठक को शिक्षा भी प्रदान करती हैं, और निश्चित रूप से पाठक को संदेश भी देती हैं। कहानी को रोचक बनाने के लिए लेखक को अपने गैर काल्पनिक कथा वस्तु में कल्पना का भी समावेश करना ही पड़ता है। शायद यह आवश्यक भी है। अर्थात अलौकिक कहानी को पठनीय बनाने के लिए लौकिक तत्वों का प्रयोग करना ही होगा। खैर, कुल मिलाकर मेरी हर एक कहानी यथार्थ पर आधारित है, लेकिन उस कहानी को खूबसूरत बनाने के लिए कल्पना के वस्त्रों, कल्पना के आभूषणों का प्रयोग मैं भी करता हूं। यथार्थवादी होने के कारण मेरी कहानी एक पात्र बड़ा मजबूत भी लगा, क्योंकि वह पात्र एक वास्तविकता लिए हुए है।
मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इनसाइट टॉक्स चैनल्स पर जो आज का जो विषय है, कहानी है, साहित्यकार से जुड़े डॉक्टर के डी कौशिक जी के वृत्तांत सुने, कहानी सुनी, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप इनसाइट टॉक्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब का भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ कि आप मुझसे वार्ता कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।